हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के अपने पांचवें वीडियो में चल रहे हैं, जिसमें पहले कुछ वीडियोस में आपको बताया था मुस्लिम काल की कैसे स्थापना हुई दिल्ली सल्तनत की। फिर अलग अलग राजवंश, गुलाम वंश, खिजली वंश और तुगलक वंश हम लोग का चल रहा था। तुगलकों में भी बताया कि पहला जो सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक था। इसके समय निज़ामुद्दीन औलिया के साथ जो केस हुआ था, दिल्ली दूर है। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक था, जो बताया था बहुत सारे उसने प्रयोग किए, जो ज़्यादातर इसके प्रयोग या सारे के सारे इसके प्रयोग असफल है, इसलिए इसको थोड़ा पागल की भी कहा जाता है। और उसके इस प्रयोगों की वजह से शासन, जो पूरा दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था, उसमें बिल्कुल अशांति फैल गई थी और जगह जगह विद्रोह की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी। बताया था कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा विद्रोह 34 विद्रोह हुए थे इसके टाइम पर, और उन विद्रोहों के वजह से साम्राज्य की हालत बहुत खस्ता हो गई थी। और उन्हीं कारण जो सुल्तान था उसको जगह जगह भटक घूमना पड़ता था। भटकते भटकते उसको विद्रोहों को दबाने की कोशिश करनी पड़ती थी। तो उसी क्रम में सिंध में विद्रोह हुआ था, तो उसी सिंध में विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक गया हुआ था और वहीं पर उसकी बीमार होकर मौत हो गई थी बुरी परिस्थिति में। तो जब उसकी मौत हुई तो उसका कोई उत्तराधिकारी उस समय सुल्तान के लिए पद पर योग्य कोई नहीं था। तो उसी के चाचा का, रज्जब उसके चाचा का नाम था, तो उसी के चाचा का बेटा था फिरोज तुगलक, वो भी उसकी मौत के समय वहीं था। तो उसने माहौल बनाना शुरू किया, कितना बड़ा साम्राज्य है और कौन योग्य आदमी है जो संभाल पाएगा, कौन हो जो सुल्तान की तरीके से योग्य हो, सुल्तान की तरीके से पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, सुल्तान का नज़दीकी रिश्तेदार हो, जो सुल्तान की तरीके से साम्राज्य की रक्षा कर सकता है, वो कौन है। मतलब ऐसा उसने माहौल बनाया कि लोग केवल उसी की तरीके से देखें। ऐसा रोना धोना उसने शुरू किया। तो फिर जब उसका इशारा हुआ, बाकी उलेमाओं को उसने खुश किया, तो फिर बाद में उलेमाओं और बाकी सरदारों के समर्थन से फिरोज रज्जब बिन तुगलक को सुल्तान घोषित कर दिया गया। ठीक, अब जब ये सुल्तान बना तो इसके बहुत सारे काम हुए थे। सुल्तान बनते समय दो चार खास कामों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, इसको शहर बसाने का बड़ा शौक था। कई सारे शहरों की इसने स्थापना की थी। जैसे इसके द्वारा बसाए गए 2-3 शहर थे। एक था हिसार जो है हरियाणा में है। तो हिसार शहर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। एक और शहर है यूपी का फिरोज़ाबाद। तो जो फिरोज़ाबाद है, ये चूड़ियों के लिए जाना जाता है। चूड़ियों के लिए जो मशहूर है यूपी का शहर फिरोज़ाबाद। तो फिरोज़ाबाद शहर भी किसने बसाया था? फिरोज तुगलक ने बसाया था। इसी ने एक बगल में एक ज़िला है जौनपुर। तो जो जौनपुर शहर है, जौनपुर की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अभी जो जौनपुर शहर बसाया गया था, तो जौनपुर अगर पूछा जाए किसकी याद में बसाया गया, तो जौनपुर जो था ये जौना खां की याद में बसाया गया था। अभी जौना खां कौन था? तो जो जौना खां था, ये क्या था कि ये जो इसके चाचा का लड़का था मोहम्मद बिन तुगलक, इसी का बचपन का नाम था, पेट नेम इसका जौना खां था। तो इसी मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था? जौनपुर बसाया था। तो जौनपुर की स्थापना इसी ने की थी। ठीक, तो कई सारे शहर इसने बसाए थे। इसी के समय जैसे आपको बताया था कुतुब मीनार बनी थी। तो कुतुब मीनार जो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, बताया था कुतुब मीनार ने नींव डलवाई थी, लेकिन पूरा नहीं करा पाया था। पूरा होने से पहले उसकी मौत हो गई थी। वो इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया। तो इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार पूरा करवाया था, तो कुतुब मीनार 4 मंजिले की थी। फिरोज शाह तुगलक के समय इस कुतुब मीनार पर बिजली गिरी और ऊपर का जो हिस्सा था वो टूट गया। तो ऊपर का हिस्सा जब बिजली की वजह से टूटा, जो थंडरबोल्ट आया, तो उसकी वजह से उसने क्या किया कि इस चौथी मंजिल को उसने फिर से रिकंस्ट्रक्ट कराया और एक बड़ी की बजाय 2 छोटी मंजिल बनवा दी। तो जो कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है, अभी भी कुतुब मीनार 5 मंजिल की है, तो जो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल है वो किसने बनवाई थी? फिरोज तुगलक। ठीक है, तो कुतुब मीनार के निर्माण में 3 सुल्तानों का काल देखा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डलवाई, इल्तुतमिश ने पूरा किया। और अगर पूछा जाए फाइनली कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ या उसकी 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाई थी, वो बिजली की वजह से। तो 3 सुल्तान थे। अगर सिंपल सवाल आता है कि कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया, तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करा दिया था। वही अजय कुतुब मीनार को अंतिम रूप से किसने पूरा किया या 5वीं मंजिल किसने बनवाई, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। ठीक, चलिए, अब ये जो फिरोज शाह तुगलक था, ये उलेमाओं और बाकी सरदारों के समर्थन से ये सुल्तान बना था। अपने अंदर इसकी कोई व्यक्तिगत कोई खासियत नहीं थी, कोई योग्यता नहीं थी, यानी एक कमज़ोर शासक था। तो जब कमज़ोर शासक था तो इसको अपने शासन को चलाने के लिए बाकी जो सरदार थे, जो उलेमा वर्ग था, जो मौलवियों का वर्ग था, उसको उसने खुश करने की कोशिश की, उनको संतुष्ट करने की कोशिश की, क्योंकि खुद में इसे कुछ नहीं था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो जब शासक कमज़ोर होगा तो बाकियों को खुश करने वाले काम करेगा, खुश करने वाली नीति चलाएगा। तो इसने भी बाकी सरदारों और उलेमाओं को खुश करने की कोशिश
की और उसी कोशिश में उसने कई सारे काम किए कि जैसे पहली बार तो करों को उसने चेंज किया। जैसे पहले क्या होता था कि सुल्तानों ने ढेर सारे कर लगाए थे, उन सारे करों को उसने हटा दिया और 23 में से जो इस्लाम में मान्यता प्राप्त केवल 4 कर होते थे। जैसे पहले दिन आपको बताया था 4 प्रकार के कर होते थे, जजिया, ज़कात, खुम्स और खराज। तो जो जजिया, ज़कात, खुम्स और खराज केवल 4 ही इस्लामिक कर इसने लगवाए थे, बाकी सारे करों को हटा दिया। इसमें से भी जो जजिया कर होता था, जजिया के बारे में बताया था आपको कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया लगाया था। तो जब जजिया लगता था तो जजिया सब पर लगता था, लेकिन एक वर्ग था जो जजिया से बचा हुआ था, वो वर्ग था ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगता था, लेकिन उलेमाओं को खुश करने के लिए फिरोज तुगलक ने क्या किया कि ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। तो पहला सुल्तान कौन था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? तो वो फिरोज शाह तुगलक था। ठीक, चलिए, इसके अलावा उसने जो बाकी के मंदिर थे, कुछ उड़ीसा का जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उसको तोड़ा, हिमाचल का ज्वाला देवी का मंदिर था उसको तोड़ा। ये सारे काम उसने खलीफाओं जो इनके उलेमा वर्ग थे उसको खुश करने के लिए किए। हालांकि इसके अलावा कुछ उसने ढंग के भी काम किए थे। ढंग के काम करने का मतलब है कि इसने क्या किया था कि कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट, कई सारे ऐसे विभाग बनवाए जिससे लोगों का भला हो सकता था। लोगों का भला होने का मतलब है कि जब आपको अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा रहे थे तो बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिपाहियों को नगद वेतन देना शुरू किया, सैलरी बेस्ड आर्मी रखी थी। पहले सिपाहियों को ज़मीनों का टुकड़ा मिलता था, अब अलाउद्दीन खिलजी ने सिस्टम बदल दिया और सिपाहियों को ज़मीन की बजाय कैश में पेमेंट करना शुरू कर दिया। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिपाहियों को नगद वेतन देना शुरू किया, कैश पेमेंट करना शुरू किया, तो इससे सिपाहियों की समस्याएं बढ़ गई थी। बढ़ कैसे गई थी कि जैसे पहले क्या होता था कि सिपाहियों को ज़मीनों का टुकड़ा मिलता था, सिपाही अपनी खेती बाड़ी करते थे, फिर सेना में जाके लड़ते थे, फिर बाद में कभी घायल हो गए या हाथ पैर कट गया या बुजुर्ग हो गए, रिटायर हो गए, अब लड़ने की हालत में नहीं है, तो वापस वो लोग ज़मीनों पर लौटते थे, अपना गुजर बसर कर लेते थे। लेकिन अब जब अलाउद्दीन खिलजी ने कैश पेमेंट का सिस्टम ला दिया तो सिपाही जब तक सेना में रहता था तब तक तो उसको सैलरी मिलती थी, जहाँ सेना से हटा या हाथ पैर कटा या घायल हो गया या लड़ने की हालत में नहीं रहा तब उसको सैलरी मिलनी बंद हो जाती थी, तब उसका जीवन बड़ा बर्बाद हो जाता था। तो ये पहला सुल्तान था जिसने अपने बुजुर्ग सिपाहियों की तरफ भी ध्यान दिया। और जैसे आज हमारी सरकार सिपाहियों को पेंशन देती है तो पेंशन वाला सिस्टम इसी ने शुरू किया था और अपने बुजुर्ग सिपाहियों के लिए एक विभाग बनवाया था, दीवान इस्तेहाक, दीवान इस्तेहाक। तो ये जो दीवान इस्तेहाक था ये कैसा डिपार्टमेंट था? ये पेंशन का था, बूढ़े सिपाहियों को पेंशन देता था। फिरोज तुगलक ने ही बनवाया था दीवान इस्तेहाक। इसके अलावा इसने इसके जो गरीब उस समय के गुलाम थे, गरीब गुलामों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसी गरीब गुलामों की देख रेख के लिए एक विभाग बनवाया था, दीवान बंदगान। तो जो दीवान बंदगान डिपार्टमेंट था ये गरीब गुलामों की देख रेख के लिए बनवाया था और इसके समय गुलामों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ गई थी। सोचिए, फिरोज शाह तुगलक के समय गुलामों की संख्या 1,80,000 तक बढ़ी हुई थी। तो अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा गुलाम किस सुल्तान के समय में थे तो फिरोज शाह तुगलक के समय ही सबसे ज़्यादा सुल्तान होते थे। ठीक, सबसे ज़्यादा गुलाम होते थे। ठीक, तो उन्हीं की देख रेख के लिए अलग से विभाग उसको बनवाना पड़ा था जिसको कहा जाता है दीवान बंदगान। और इसने क्या किया कि समाज की जो गरीब मुस्लिम बच्चियां होती थी, जो बुजुर्ग होते थे, उनकी देख रेख, उनकी सहायता के लिए, मुफ्त में मदद करने के लिए, जैसे लोग होता है ना, आपने सुना होगा खैरात बांटते हैं। खैरात का मतलब किसी को मुफ्त में सहायता करना। तो बाकायदा खैरात बांटने के लिए इसने विभाग बनवाया था, दीवान खैरात, दीवान खैरात। तो दीवान खैरात जो था ये कैसा डिपार्टमेंट था, कैसा विभाग था? ये कल्याणकारी विभाग था, डिपार्टमेंट फॉर वेलफेयर। जो गरीब मुस्लिम बच्चियां होती थी उनकी शादी के लिए, जो बुजुर्ग होते थे उनकी देख रेख के लिए उसने विभाग बनवाया था। ठीक, और इसने 1-2 काम और शुरू किए थे। माना जाता है कि इसने 1200 पेड़ों का बगीचे लगवाए थे, कई सारे बगीचों का इसने निर्माण किया था। नहरों की सिंचाई उसने शुरू की और नहरों की सिंचाई पर हस्ब शर्ब नामक एक कर भी लगाया था। तो नहरी सिंचाई पर जो फसल होती थी, फसल का 10% जो टैक्स होता था वो सिंचाई कर के रूप में लोग ले लेते थे। ठीक, इसने एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था शंशगनी। तो जो शंशगनी नाम का सिक्का होता था ये इसी ने चलाया था और ये जो सिक्का होता था ये 6 जीतल के बराबर होता था। जीतल बताया था जो इल्तुतमिश ने चलाया था। तो एक शंशगनी बराबर कितना होता था? 6 जीतल का। तो शंशगनी नाम का सिक्का किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। ठीक, चलिए, ये जो फिरोज शाह तुगलक था इसने
जो दिल्ली सल्तनत था उसके पतन में कहा जाता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि फिर एक तो मोहम्मद बिन तुगलक ने वैसे ही साम्राज्य को बिल्कुल ऐसा फैला दिया था, वो संभाल नहीं पा रहा था, और दूसरे जो संभला हुआ थोड़ा बहुत जो ढांचा खड़ा था उसको ढहाने में सबसे बड़ा योगदान फिरोज शाह तुगलक का था। क्योंकि इसने क्या किया कि जो इसके सरदार होते थे, जो उलेमा होते थे, इवन सिपाहियों तक के पद को वंशानुगत कर दिया था, हेरिडिटरी कर दिया था कि अगर पिता फौज में सेना में है तो उसका बेटा भी सेना में रहेगा, वो मर गया तो उसकी जगह उसका बेटा हो सकता है, अगर बेटा नहीं तो वो गुलामों को भी अपनी जगह सेना में रख सकता था। और इसके समय जो सेना की हालत थी बहुत ख़राब हो चुकी थी, बिल्कुल अब वो लड़ने की हालत में नहीं रह गए थे, पुराने घोड़े हो चुके थे, घोड़ों को मतलब जो सिपाही होते थे कई बार होता था घोड़े जैसे होता है ना कि टेस्टिंग में पास नहीं हो पाते थे, तो उसने खुद अपने एक बुजुर्ग सिपाहियों को एक टंका उसने दिया था कि लाओ जाओ लेके जाओ दीवान के पास और उसको घूस दोगे तुम्हारा घोड़ा पास कर देगा। तो इस तरीके की हरकतों की वजह से जो इसका सैनिक सिस्टम था, इसका शासन प्रशासन था, बिल्कुल सड़ चुका था भाई, पूरा एकदम बिगाड़ चुका था ये। तो इसकी वजह से दिल्ली सल्तनत जो एक बड़ा सा सल्तनत इन सुल्तानों के समय हम देखते हैं, उसका जो पतन था, डिक्लाइन था, वो स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता है किसके समय से, फिरोज तुगलक के ही समय से दिखाई पड़ता है। क्योंकि जब सुल्तान राजा सबको खुश कर रहा है यानी उसकी स्थिति ठीक नहीं है, और इसी ने स्थिति को बिगाड़ना शुरू कर दिया था। तो सल्तनत की जो हालत ख़राब हुई तो उस हालत को बिगाड़ने में हालांकि शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दी थी, लेकिन बड़ी भूमिका किसकी आप कह सकते हैं, यहाँ से फिरोज शाह तुगलक से इनकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई। और जब 1388 में उसकी मौत हुई, बुरी हालत में उसकी मौत हो गई थी, बूढ़ा होकर मरा था, तो इसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी थे इससे भी बड़े नालायक थे, और फटाफट कई सारे 4-5 उत्तराधिकारी बारी बारी करके बने, उनका नाम एक एक करके हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद बना जब मरा तो इसी का बेटा था गियासुद्दीन तुगलक शाह, गियासुद्दीन तुगलक शाह। अब ये जो गियासुद्दीन तुगलक शाह था ये केवल एक साल तक रहा, सेकेंड, यानी इसका जो शासनकाल था 1388 से 1389 तक था, 1388 टू 1389। इसके बाद अबू बकर शाह था, वो भी केवल एक साल रहा, अबू बकर ये भी केवल एक साल रहा, 1389 टू 1319, ठीक, केवल एक 2 साल सुल्तान बदले थे। इसके बाद था मोहम्मद शाह थर्ड, वो 3-4 साल था, मोहम्मद शाह तृतीय, मोहम्मद शाह थर्ड, 1390 से 1394 तक था, ठीक। और इसी के बाद बना फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ठीक है। ये जो अलाउद्दीन सिकंदर शाह था इसका टाइम पीरियड 1394 से शुरू हुआ और 1394 में ही ये समाप्त हो गया। इसके बाद फिर आया नसीरुद्दीन महमूद जो लास्ट साबित हुआ, ये केवल 1394 तक ही रहा, कुछ ही महीने था इसका मतलब। अगला सुल्तान बना नसीरुद्दीन महमूद। ये जो नसीरुद्दीन महमूद था इसका समयकाल थोड़ा लंबा चल गया, 1394 से 1413 तक था, कहीं कहीं किताबों में आपको 1414 भी मिल जाएगा, 1413 या 1414, 13 हम लोग ले सकते हैं, ठीक। नसीरुद्दीन महमूद। अब ये जो नसीरुद्दीन महमूद था ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अब इसका शासनकाल थोड़ा लंबा इसलिए था कि ये सुल्तान केवल नाम का था, कहीं इसका कुछ कंट्रोल नहीं था। कहा जाता है कि यही वो सुल्तान था जिसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था, पालम भी दिल्ली में ही, मतलब पूरा केवल दिल्ली समझ लीजिए, थोड़ा सा इलाका, तो इस थोड़े क्षेत्र में ये सुल्तान था। तो इसके समय सल्तनत की इतनी कमजोरी बढ़ चुकी थी कि अब तक जैसे बताया कई सारे मंगोल हमले भारत में होते थे, लेकिन सुल्तान उन मंगोलों को बाहर तक ही रोक लेते थे, मंगोलों की एंट्री भारत में नहीं हो पाती थी। पहली बार ऐसा हुआ कि जब मंगोल भारत में अंदर तक आए और दिल्ली तक लूटा गया, तो मंगोलों का जो पहला दिल्ली को ढंग से लूटने वाला आक्रमण था वो इसी के समय हुआ था, और वो आक्रमण था 1398 में तैमूर का।
जो तैमूर लंग कहीं कहीं लिखा रहता है, लंग का मतलब वो पैर से लंगड़ा था, खाली आप तैमूर भी कह सकते हैं। तो तैमूर ने जो आक्रमण किया, ठीक, तो तैमूर का असली नाम था तिमुचिन, वो मंगोल था। 1398 1398 में इसने हमला किया। तो जब हमला किया, अगर पूछा जाए तैमूर का आक्रमण किस समय हुआ था, 1398 1398 में। सुल्तान कौन सा था, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। वंश कौन सा था, तुगलक वंश। और दिल्ली सल्तनत के समय 1398 तैमूर का हमला हुआ। तो सुल्तान क्या था, केवल नाम का था। जब तैमूर ने हमला किया तो नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली छोड़ के भाग गया राजस्थान कुछ समय तक टिका रहा। नसीरुद्दीन महमूद तैमूर पूरा 2 महीने तक दिल्ली पर रहा। दिल्ली को उसने जम के लूटा पाटा, कत्लो आम बिल्कुल मचा दिया। दिल्ली को लूट पाट के जब चला गया तो फिर से आके सुल्तान बन गया। ठीक, मतलब किसी काम का सुल्तान नहीं था, बस ज़िंदगी चल रही थी। किसी तरीके से उस गद्दी पर बैठा हुआ था कि हालत इतनी ख़राब हो गई कि फिर बाद में सुल्तान को मार दिया गया। और सुल्तान को मार के फिर अगला राजवंश दिल्ली सल्तनत का बना, और वो बनता है सैयदों का। यानी तुगलक के बाद फिर अगली डायनेस्टी कौन सी बनी, सैयद वंश बना, सैयद डायनेस्टी। अभी सैयद वंश के बारे में आपको बता दें सबसे खास बात कि एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जैसे मुसलमान जो हैं, मुसलमान पूरी दुनिया में हैं, तो मुसलमानों के 2 सेक्ट होते हैं, शिया और सुन्नी। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ज़्यादातर भारत में, नॉर्थ इंडिया में जो मुसलमानों ने राज किया, तो ज़्यादातर भारत में सुन्नी मुसलमान थे। यानी ज़्यादातर जो शासन था वो किन मुसलमानों का था, सुन्नियों का था। चाहे दिल्ली सल्तनत वाले हों, चाहे मुग़ल हों, ज़्यादातर सुन्नी ही थे। शिया बहुत कम रहे भारत में, खासतौर पर शासक वर्ग के रूप में। सैयद वंशी इकलौता भारत का शिया राजवंश था दिल्ली सल्तनत का, ध्यान रखेंगे। मुग़ल भी सब सुन्नी मुसलमान थे, तो ज़्यादातर उत्तर भारत में सुन्नियों ने ही राज किया है। शिया केवल कौन थे, सैयद। ठीक है, ये सब शिया थे। और सैयदों जो खास शासनकाल था, हालांकि बहुत कुछ खास नहीं चला। ये लोग केवल 1414 से लेकर 1451 इतने ही समय तक रहे। और इस सैयद वंश जो था, इस सैयद वंश का जो फाउंडर था, संस्थापक था, खिज्र खां उसका नाम था, खिज्र खां। तो जो खिज्र खां था, इसका टाइम पीरियड जो था 1414 से 1421 1414 से 1421 तक था। और इस खिज्र खां ने और कुछ एक्चुअली इसको खिज्र खां को इनाम के रूप में दिल्ली सल्तनत का ताज एक तरीके से मिला, क्योंकि जब तैमूर ने हमला किया था नसीरुद्दीन महमूद के समय, तो उस तैमूर के हमले में खिज्र खां ने तैमूर की मदद की थी। तो उसी मदद के बदले में इसको दिल्ली की गद्दी मिल जाती है। हालांकि इसको तैमूर ने भी स्वीकार कर लिया था कि तुम सुल्तान के तरीके से रह सकते हो, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने जो टाइटल अडॉप्ट की थी वो अडॉप्ट की थी रैयत-ए-आला। तो पूछा जाए रैयत-ए-आला की उपाधि किसकी थी, तो वो उपाधि थी खिज्र खां की थी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला जो इस समय का सुल्तान बना, मुबारक शाह। तो मुबारक शाह जो और किसी खास काम के लिए नहीं जाना जाता है, किताब के लिए बस इसका शासनकाल जाना जाता है। इसका जो टाइम पीरियड था 1421 टू 1434, 1421 से 1434 तक ये था। इसी के समय याहिया बिन अहमद सरिंदी ने एक किताब लिखी थी, तारीख़ मुबारक शाही। तो जो तारीख़ मुबारक शाही थी, तारीख़-ए-मुबारक शाही, तो तारीख़-ए-मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरिंदी की किताब थी। वो इसी मुबारक शाह के शासनकाल में लिखी गई थी, इसी के लिए लिखी गई थी। इसके बाद इसका जो अगला शासक था उसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का जो समय काल था 1434 से 1443 तक था। यानी इसके बाद आया मोहम्मद शाह 1434 टू 1443। और मोहम्मद शाह के बाद अगला सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, 1443 टू 1451। ठीक है, इस समय तक सुल्तान की स्थिति, मतलब ये नालायक टाइप का था, थोड़ा अय्याशी वगैरह किया करता था, इसकी वजह से इसकी हालत भी बिल्कुल ख़राब थी। दोनों बिल्कुल कमज़ोर शासक थे। तो इसी के बाद फिर मौका मिला अफ़गानों को। अफ़गानों ने फिर इसको मारपीट के भगा दिया, और इसको मार के भगा के
अफगानों ने अगला शासन शुरू किया जिसको कहा जाता है लोधी वंश। ठीक है, तो ये ढेर सारे सुल्तानों का नाम आप देख तो रहे हैं, लेकिन इनका कोई शासन प्रशासन में कोई खास योगदान नहीं था, बस एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ाने का काम कर देते हैं हम लोगों के लिए। तो ध्यान रखेंगे सैयद वंश के बस आपको फाउंडर ध्यान रखना है, इसने कौन सी उपाधि ली और तारीख मुबारक शाही किसके याद में लिखी गई, और इनका बस सीक्वेंस, इन सुल्तान का सीक्वेंस क्रम, एग्जाम में क्रम ज़्यादा आएगा आपके, तो बस क्रम नाम का ध्यान रखेंगे, बाकी कुछ इस फैक्ट इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद जो सैयद वंश के बाद जो अगली डायनेस्टी आई लोधियों की, तो लोधियों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लोधियों के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।